इसके बाद अनिका प्रीति और भूमिका की तरफ देखती है और उन दोनों से कहती है, जल्द ही सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों को ही सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। फिलहाल जाकर दोनों आराम करो, उसके बाद तैयारियां करना। अनिका की बात सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेहद अचंभे के साथ वो अनिका की ओर देखते हैं। अनिका आगे कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिलहाल जाओ और रिलैक्स करो। अनिका की बात सुनकर जैसे ही भूमिका कुछ पूछने की कोशिश करती है, अनिका उसे रोकते हुए कहती है, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, इसीलिए कुछ मत पूछो। अब प्रीति अपनी गर्दन हिलाती है और वहां से चली जाती है। भूमिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ अनिका के गले में डालकर उसे झप्पी पाती है और कहती है, यू आर सो स्वीट। ऐसा कहकर वो भी वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद अनिका परशुराम की तरफ देखती है। अब परशुराम बोलना शुरू करता है, मैडम, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। परशुराम के चेहरे पर निराशा देखकर अनिका उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कम या ज्यादा वो रंग जरूर देती है। कई बार वो तुरंत दिखाई देती है और कई बार बाद में। ये काम ही इतना मुश्किल है कि मेहनत धीरे धीरे ही रंग लाएगी। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। अनिका की बात सुनकर परशुराम का मनोबल बढ़ जाता है। अब परशुराम आगे कहता है, मैडम, आपने सही कहा, धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। परशुराम के ऐसा कहते ही अनिका और रोहित दोनों के ही मन में उत्सुकता जाग उठती है। रोहित अपने चेहरे के भावों को प्रकट नहीं होने देता, लेकिन अनिका उत्सुकता से परशुराम की तरफ देखने लगती है। परशुराम कहता है, उसने बताया कि ये सभी जानकारी उनके एक खास आदमी से ही मिल सकती है। दरअसल वो आदमी नहीं, औरत है। उन्होंने बताया कि वो लगभग 28-29 साल की है। उसका लच्छो नाम है। इसके बाद उसे जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी वो सभी अनिका को बता देता है। अनिका सारी बातें सुनने के बाद परशुराम से कहती है, बहुत बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। अब परशुराम अपने हाथ में पकड़ा हुआ कुछ सामान अनिका की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लैपटॉप और सामान हमें उन्हीं के पास से मिला है। इसका क्या करना है मैडम? अनिका जवाब देती है, यह सामान और लैपटॉप ले जाकर कौटिल्या को दे दो। इसका आगे क्या करना है वो अच्छी तरह जानता है। परशुराम सूर्यवंशी कहता है, जी मैडम, और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। अनिका के जाने के लिए कह देने के बाद भी परशुराम अपने कदम वापस नहीं मोड़ता। अनिका समझ जाती है कि उसके मन में कोई सवाल है। अनिका कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? परशुराम कहता है, आपने अपने भाई को खुद बचाया और फिर उनसे। इससे पहले कि परशुराम आगे कुछ कहता, अनिका उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती है और कहती है, सही वक्त आने पर सब समझ जाओगे। फिलहाल इस बात को खुद तक ही रखना। तुम्हें जो याद रखना है वो केवल इतना ही है कि हमें लच्छो नाम की इंसान को ढूंढना है। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं जानते। परशुराम अपने शरीर को खींचते हुए सावधान की पोजीशन में आ जाता है और कहता है, यस मैडम। इसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अनिका रोहित का बेडरूम। सभी के जाने के बाद अनिका और रोहित भी अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त अनिका अपने साधारण कपड़ों में थी। रोहित भी अपनी हैट और ओवरकोट को उतार चुका था। इस वक्त वो ब्लैक आउटफिट में था, माइनस ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट। इस वक्त रोहित और भी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अनिका कमरे में जाने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि अनिका दरवाजा बंद कर पाती, रोहित उसके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मे आई प्लीज। अनिका बिना कुछ कहे अपनी आंखों की भौहों को पीछे की ओर से ऊपर की ओर चढ़ाकर रोहित की तरफ देखती है। बदले में रोहित प्यारी सी मुस्कान देता है। अनिका फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित पीछे नहीं हटता। एक बार को अनिका का मन हुआ कि वो जल उठे, लेकिन जैसे ही रोहित पर गुस्सा करने के लिए वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। रोहित का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आ जाती है और फिर वो हंसते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर मारवा। अनिका के रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित नहीं हटता और बड़ी ही मासूमियत से वहीं खड़ा रहकर अनिका के चेहरे की तरफ देखता रहता है। अब अनिका अपना एक हाथ सिर पर रख लेती है, फिर बाथरूम का पूरा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आते हुए रोहित के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ती जाती है और बड़े ही आराम से धीरे धीरे कहती है, मिस्टर मारवा, अगर हम इसी तरह बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर नोकझोंक में लगे रहेंगे तो हम में से कोई भी बात नहीं ले पाएगा। अभी आगे भी बहुत काम है जिन्हें हमें आज के दिन ही पूरा करना है। रोहित अनिका की बात सुनते सुनते एक एक कदम पीछे होने लगता है।
इसी तरह पीछे हटते हटते रोहित और अनिका अपने बेड तक पहुंच जाते हैं। अनिका आगे कहती है, जब तक मैं बाथरूम से बाहर नहीं आती तब तक तुम चेंज कर लो या फिर यहाँ बैठकर आराम करो। ऐसा कहकर वो जैसे ही रोहित को पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करती है, रोहित उसके पलटते ही उसकी कमर में अपना हाथ डाल लेता है। इस तरह बिस्तर पर गिरते गिरते अनिका को साथ लेकर गिरता है। फिर यूं ही अनिका को पीछे की तरफ से ही पकड़े हुए धीरे से उसके कान में कहता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम हैं जो आज ही के दिन पूरे करने हैं, तो हम शुरुआत यहीं से करें। फिर बड़ी ही मासूमियत से आगे कहता है, सभी कामों के लिए वक्त मिलता है बाद में, बस यही एक काम रह जाता है। अब अनिका खुद को रोहित की पकड़ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसे और भी कस लेता है। फिर आगे कहता है, आज तुमने अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी है। पहले मुझे देखने दो कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, उसके बाद ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। अब अनिका अपने दोनों हाथों से रोहित के शिकंजे से खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथों पर अपने हाथ रख देती है। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका फिर कोई दांव खेलेगी, इसीलिए वो उसे ठीक तरह से लॉक कर लेता है ताकि वो खुद को आसानी से छुड़ा ना पाए। अब अनिका लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, डॉक्टर, मैं हूँ या तुम? रोहित प्यार से जवाब देता है, तुम। अब अनिका आगे कहती है, तो मैं मेरी चोट भी खुद देख सकती हूँ और उसका इलाज भी खुद कर सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले कि अनिका दांव खेलती, रोहित खुद ही अनिका को छोड़ देता है और अनिका के खड़े होने के पहले ही धीरे से अपने हाथ को उसके कंधे के पास ले जाता है और अपनी उंगलियों से उसके कंधे को दबाता है। इसी तरह दबाते हुए उस पर मसाज देना शुरू करता है। अक्सर जब काम करते रहो तब थकावट का एहसास नहीं होता, लेकिन जब आराम मिलता है तब थकावट की सीमा पता चलती है। कुछ ऐसा ही हाल हमेशा अनिका का होता था। थकावट से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं कर पाती थी कि उसे किस हद तक थकान हो चुकी है, और अंत में इस थकावट की वजह से उसे काम खत्म होने पर तुरंत ही नींद आ जाती थी। जैसे ही रोहित की मजबूत उंगलियां कंधों से होते हुए गर्दन के पीछे की तरफ आती हैं, अनिका खुद ब खुद वहीं अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है। रोहित धीरे से अनिका को अपनी गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर ठीक से लेटाकर उसे हल्के से सहारे से पेट पर उल्टा लेटा देता है। अब वह अनिका के चेहरे की तरफ देखता है। अनिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। अनिका का चेहरा तकिए पर था और दोनों हाथ तकिए के दोनों तरफ थे। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से कंधों से होते हुए हाथ की हथेली तक गर्दन से लेकर कमर पर मसाज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे रोहित की उंगलियां अनिका को स्पर्श करती हैं, उसका मन शांत होता जाता है। जैसे जैसे मसाज करते हुए वक्त बीतता जाता है, अनिका की थकावट भी कम होती जाती है और शरीर को आराम मिलता जाता है। रोहित की निगाहें लगातार अनिका के चेहरे पर बनी हुई थीं। धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर सुकून बढ़ता जाता है। हर बीतते पल के साथ जैसे जैसे अनिका को सुकून बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रोहित के मन की खुशी बढ़ती जाती थी। रोहित अनिका को इस तरह से आराम महसूस करते हुए देखकर अपनी मसाज को जारी रखते हुए धीरे से उसके कान में पूछता है, क्या तुम सोना चाहती हो? अनिका धीमी आवाज में हम कह देती है। अब रोहित उसकी कमर से पैरों की तरफ बढ़ने लगता है। पैरों पर रोहित का हाथ लगते ही अनिका झट से सीधी होकर बैठ जाती है और रोहित को गले में हाथ डालकर अपनी नशीली आंखों से देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, नहीं, मुझे नहीं सोना, पहले मुझे नहाना है। फिर जैसे ही अपने हाथों को पीछे करने लगती है, रोहित बैठे हुए ही उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता है। अनिका की नशीली आंखें देखकर रोहित को नशे नशे जैसा असर होने लगता है। वह अपने दूसरे हाथ को अनिका के पैरों के नीचे की तरफ ले जाता है और इससे पहले कि अनिका कुछ समझ पाती उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वैसे भी इस वक्त अनिका कुछ भी सोचने और समझने की इच्छा में नहीं थी। लंबी थकान भरी रात के बाद अब वो सिर्फ इस पल को जी रही थी। रोहित के ऐसा करते ही अनिका अपनी बाहों को रोहित के गर्दन में ठीक तरह से डाल देती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिका की आंखें बंद करते ही रोहित को अपने पूरे शरीर में तेज गति से बिजली के कौंध जाने सा एहसास होता है। रोहित को अनिका की बंद आंखों की खूबसूरत पलकें, बेहद नरम गुलाबी होंठ अपनी ओर खींच रहे थे। रोहित अपने तन में फैली हुई इस गुदगुदी को महसूस करके खुशी का एहसास कर रहा था। अनिका का स्पर्श मात्र ही रोहित के मन को बेहद सुख का एहसास देता है, लेकिन इस वक्त उसका तन भी अनिका की ओर खींचा चला जा रहा था। लेकिन इस वक्त अनिका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो पहले अनिका के माथे को चूमता है और उसके बाद आंखों को, फिर अपने धीमे धीमे कदमों से उसके चेहरे को देखते हुए बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है।
वो अंदर जाकर बाथटब के पास खड़ा हो जाता है और यूं ही अनिका के चेहरे को देखता रहता है। फिर मुस्कुराते हुए नीचे की ओर झुककर वो उसे धीरे से बाथटब में बैठा देता है। अनिका की आंखें अभी भी बंद ही थीं। फिर सीधा खड़ा होकर वहां से मुड़कर जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो अनिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अभी भी आंखें पहले ही की तरह बंद थीं। रोहित के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। रोहित को आज इस पल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनिका का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए ही वो पहले अपना एक पैर बाथ-टब में रखता है और फिर दूसरा। उसके बाद झुकते हुए धीरे से अनिका के चेहरे के एकदम करीब आकर रुक जाता है। अनिका को इस तरह आत्मसमर्पण करते देख रोहित के जलते हुए शरीर में उठते हुए अरमानों को हवा लग जाती है। अब वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से पानी में भीग जाता है। बंद आंखों से ही अनिका के गालों को धीरे धीरे चूमना शुरू करता है और अपने एक हाथ से अनिका की कमर को थामते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहारा देता है और उसके होठों की ओर बढ़ जाता है। इसी तरह काफी देर तक एक दूसरे के मीठे एहसास में खोए हुए दोनों की सांसें गहरी होने लगती हैं। हर वक्त साथ रहने के बावजूद आज काफी दिनों बाद उन दोनों को वो मौका मिला था जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मारवा हाउस में मौजूद लोग पूरी रात जागने के बाद आज पूरा दिन सोए हुए थे। जो लोग पूरी रात मारवा हाउस में मौजूद थे वो इसलिए सोए हुए थे क्योंकि पूरी रात जागकर उन्होंने मारवा हाउस की सुरक्षा की थी, और जो लोग मारवा हाउस में नहीं थे वो मारवा हाउस लौटने के बाद इसलिए सोए हुए थे क्योंकि अपनी जगह बदलने के कारण उन्हें अच्छी नींद नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो अपने काम को लेकर बहुत ही नियमित और सतर्क थे। चिराग मेहता दोपहर के 12 बजे ही जाग गया था और ऑफिस के लिए निकल गया था। इसके अलावा भूमि भी अपने पुलिस हेडक्वार्टर को मिस कर रही थी। पिछले 7-8 दिनों से वो छुट्टियों पर थी, इसलिए आज वो हर हाल में ज्वाइन कर लेना चाहती थी। इसलिए वो भी 11 बजे से 12 बजे तक ही अपनी नींद लेकर हेडक्वार्टर के लिए रवाना होने की तैयारी में लग जाती है। इसके अलावा कौटिल्य भी पहली गहरी नींद लेने के बाद सो नहीं पाता। उसके दिमाग में हर वक्त बीती रात घूम रही थी। अंत में वो भी उठ बैठता है और अपने काम पर लग जाता है। वो जाकर परशुराम सूर्यवंशी का दिया हुआ लैपटॉप उठाकर उसकी स्क्रीन को खोल लेता है। फिर उसके पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश में लग जाता है। बीती रात जो कुछ भी हुआ उसका कारण प्रीति नहीं जानती थी और ना ही वो कभी अनिका से ये पूछने की कोशिश करने वाली थी कि ये सब क्या था और क्यों हुआ। प्रीति अपनी जगह पर अनिका को लेकर एकदम स्पष्ट थी, इसलिए वो अनिका से कभी भी नहीं पूछती थी कि उसके साथ ये सब क्यों होता रहता है। उसका अटूट विश्वास था कि उसकी दीदी एक अच्छी इंसान है और इस धरती पर खास में से एक है। वो जो भी करती है सही करती है। अगर वो किसी बात की जानकारी उसे नहीं देना चाहती तो प्रीति के लिए वो सबसे अच्छा होगा, और अगर कोई बात जानने लायक होगी तो वो खुद उसे बता देंगी। इसलिए वो सिर्फ उतना ही काम करती थी जितना अनिका उसे कहा करती थी। इसलिए मारवा हाउस में घटने वाली यह घटनाएं उसकी बेचैनी का कारण बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बेचैनी का कारण था उसका मजबूरन ओमकार से दूर होना। कुछ देर की गहरी नींद के बाद अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद लाख कोशिश करने पर भी वो सो नहीं पाती। अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलती रहती है और फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये धीरे से बाहर निकले आंसू कब उसके फूट फूट कर रोने में बदल जाते हैं ये उसे खुद भी पता नहीं चलता। जिस तकिए में मुंह छुपाकर वो रो रही थी वो भी आंसुओं से पूरा गीला हो जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। वो अपनी तकलीफ ना किसी को बता सकती थी ना ही किसी को दिखा सकती थी। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी के 2 खास लोग भी उसके इस दर्द में साझी नहीं हो सकते थे। काफी देर तक अपनी तकलीफ को आंसुओं में बहा देने के बाद प्रीति तय करती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बाकी सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। वो अपना पूरा ध्यान चिकित्सा क्षेत्र पर लगा देगी। ओमकार अपने माता पिता के साथ खुश रह सके, इसी में प्रीति की भी खुशी थी। इसलिए वो खुद को समझाती है कि उसे अपना दिमाग दूसरे कामों में लगाना चाहिए। इसलिए वो बिस्तर से उठ खड़ी होती है और फ्रेश होकर तैयार हो जाती है। फिर शीशे के आगे खड़े होकर खुद से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है, तुम्हें बिल्कुल भी खाली नहीं रहना है। तुम्हें हर वक्त कुछ न कुछ काम करना है और किसी न किसी से कुछ न कुछ बातें करते रहना है। जिंदगी में सुख हो या दुख वो स्थायी नहीं है। ओमकार के साथ अब तक का जितना भी साथ रहा वो बेहद सुहावना रहा, लेकिन बीती हुई जिंदगी की अच्छी चीजों को याद करके आगे आने वाली जिंदगी को बुरा कर देने में कौन सी समझदारी है भला। ऐसा ज्ञान तुम्हें किस महापुरुष ने दिया है। चलो प्रीति, अब समझदार लोगों की तरह काम पर लग जाओ। ये सब सोचकर
वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है तो उसकी नज़र भूमि पर पड़ती है। भूमि को देखकर वो झट से कहती है, भूमि दी। भूमि प्रीति को देखकर अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुम्हें भी नींद नहीं आई? फिर छेड़ते हुए उसे आगे कहती है, जरा बताओ तो सही, इतना सज संवर कर कहाँ चली? अब मुस्कुराकर प्रीति कहती है, क्या आप हेडक्वार्टर जा रही हैं? भूमि कहती है, हाँ प्रीति। प्रीति भूमि का हाथ पकड़कर उसे चिपकते हुए कहती है, आप मुझे कभी भी अपना हेडक्वार्टर दिखाने नहीं ले गईं, क्या मैं आपके साथ चलूं? अब भूमि उसे और भी ज्यादा छेड़ते हुए कहती है, घर में खास लोगों के होने के बावजूद तुम इतनी अकेली और बोर महसूस कर रही हो कि तुम्हें मेरे साथ जाना है? प्रीति कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी भूमि का ध्यान प्रीति की उदास आंखों पर जाता है। उसकी रोई हुई आंखों और बिना सोई हुई आंखों में फर्क भूमि अच्छी तरह से पहचान सकती थी। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। इसलिए भूमि प्रीति को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है ताकि प्रीति को मामले को सुलझाने के लिए सोचने का कुछ वक्त मिल जाए, साथ में जगह बदलने से मूड भी बदल जाए। भूमि कहती है, अच्छा ठीक है, चलो आज तुम्हें मैं हेडक्वार्टर ले चलती हूँ। मारवा ऑफिस। चिराग मेहता वह अच्छी तरह जानता था कि आज रोहित ऑफिस नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में सभी मीटिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर होती थी। यदि चिराग चाहता तो वो भी उन सभी कामों को अपने असिस्टेंट को सौंप सकता था। इससे रोहित को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अपने काम के मामले में वो बिल्कुल भी लापरवाह या आलसी नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो रोहित मारवा का हर तरीके से खास था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका असिस्टेंट कहता है, सर, आपके लिए एक बहुत जरूरी कॉल है। चिराग पूछता है, किसकी? वो कहता है, आदित्य पाराशर की। वो आपसे बात करना चाहते हैं। चिराग कॉल पिक करता है और आदित्य पाराशर से कहता है, कहिए आदित्य पाराशर जी। इधर से आदित्य पाराशर चिराग जवाब देते हुए कहता है, आपने याद किया है इसलिए एकदम बढ़िया हूँ। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदित्य पाराशर कहता है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रोहित मारवा हमसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं या घर पर। दरअसल आदित्य पाराशर इस बात को बेहतर तरीके से जानता था कि मारवा हाउस में भी रोहित मारवा का ऑफिस है। वह चल रही परिस्थितियों को और भी नजदीक से समझने के लिए इस तरह का सवाल चिराग के सामने दाग देता है। आदित्य पाराशर की इस वाक चतुरता पर चिराग मेहता के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह काफी प्रभावित होता है और जवाब देते हुए कहता है, आदित्य पाराशर जी, क्या मैं आपको एक बार शाम तक इस बारे में जवाब दे दूं? उसके बाद आप मिलने के लिए कल आ जाइए। वो क्या है ना कि आज रोहित मारवा सर किसी जरूरी काम से ऑफिस नहीं आए हैं और अभी मेरी उनसे फोन पर भी बात नहीं हो पाएगी। चिराग अच्छी तरह जानता था कि अगर वो रोहित को कॉल करेगा तो रोहित जरूर उसकी कॉल का आंसर करेगा, लेकिन चिराग उसे बिना किसी जरूरी बात के परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही वो अच्छी तरह जानता था कि आज शाम को मीटिंग होना तय है। वो रोहित से सभी जरूरी बातें तभी कर लेगा। आदित्य पाराशर हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप शाम तक जवाब दे दीजिए। इसके बाद आदित्य फोन रखते हुए अपने ऑफिस के सामने खड़े हुए सुनील की तरफ देखता है। सुनील झट से पूछता है, उन्होंने क्या कहा सर? आदित्य जवाब देता है, वो शाम तक जवाब देंगे। आदित्य का जवाब मिलते ही सुनील बाहर की ओर चला जाता है और झट से अपना फोन निकालकर मुक्ता को मैसेज कर देता है। मुक्ता ने सुनील को खास हिदायत दी थी कि वह इससे संबंधित कोई भी बात होने पर उसे तुरंत सूचित करें। मुक्ता को पूरी उम्मीद थी कि वो आज अपने नए दोस्तों से मिल पाएगी, लेकिन अफसोस ये मुलाकात आने वाले कल पर टल गई थी। योगराज का बंगला। रात की चढ़ी हुई शराब का असर अब तक न सिर्फ योगराज के सर से उतर चुका था, बल्कि अब उसे और भी नशे में डूब जाने की इच्छा हो रही थी। अपने बंगले के डाइनिंग हॉल में वो लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सफेद कुर्ते और पाजामे के साथ उसने अपने गले में सफेद सूती चादर पहनी हुई थी, जिसे मफलर या अंगोछे का नाम दिया जा सकता है। डर के कारण उसके चेहरे का रंग सफेद कपड़ों में एकदम काला दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। भय से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। बीच बीच में एयर कंडीशनर चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती थी और वो उन्हें अंगोछे से पोंछ लेता था। वहीं सामने ही एक ओर गजेंद्रपाल कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर बाबूराव भी यहीं मौजूद था। वह योगराज के दूसरी ओर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी गजेंद्रपाल कहता है, भैया जी, इस तरह कब तक इधर से उधर चक्कर लगाएंगे? बहुत देर हो चुकी है, अब आप थक गए होंगे, अब बैठ भी जाइए।
ये सुनते ही योगराज अपनी जगह पर रुक जाता है और अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ को मुक्का बनाकर मारते हुए गजेंद्रपाल की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे? तुम मुझे बताओ, मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं? तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमें कुएं में गिरने से बचा लिया, लेकिन अब हमारे लिए जो खाई तैयार हो गई है उससे हमें कौन बचाएगा? दरअसल योगराज के कहने का तात्पर्य था कि उसके नींद में होने के बावजूद लच्छू नाम की मुसीबत से वो सभी सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि गजेंद्रपाल ने समझदारी से काम लिया था और वहां जाकर लच्छू के कहे अनुसार सभी कामों को समय पर पूरा कर दिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि रोहित मारवा के लिए ये जानना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस पूरी घटना के बीच में एक कड़ी योगराज भी था, जबकि इसमें योगराज का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद भी विविध काया के योगराज के गोदाम पर रुकने के कारण वो बिना वजह ही फंदे में फंस चुका था। योगराज अच्छी तरह जानता था कि लच्छू उनके हाथ कभी नहीं आएगी, लेकिन वो स्वयं समुद्र की गहराई में छुपकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था और न ही उसे आसमान की ऊंचाइयां खुद में पनाह देकर रोहित मारवा के हाथों मौत से बचा सकती थीं। अब तक जितनी भी बार रोहित मारवा के सामने योगराज का नाम एक दुश्मन के रूप में जाहिर हुआ था, उसमें से एक भी बार वो कारनामा योगराज का खुद का प्लान किया हुआ नहीं था। हर बार उसकी संचालक माँ साहब या फिर उनके आदेश होते थे। अब तक जो कुछ भी हुआ वो मारवा हाउस के बाहर हुआ था, लेकिन इस बार की घटना मारवा हाउस के अंदर घटी थी। रोहित मारवा के घर के अंदर घुसने की सजा वो अच्छी तरह से जानता था। जब विविध काया जैसे रोबोट का नामो निशान तक मिटा दिया गया था, तो योगराज कौन सी बड़ी तोप था जिसका शोर भी किसी को सुनाई दे पाता। एक बार फिर से अपनी बात को कहने के बाद घबराते हुए योगराज तेजी कदमों से अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ से उल्टे हाथ की थप्पी देते हुए घूमने लगता है। अब उसे इस तरह परेशान देखकर बाबूराव भी चिंतित हो उठता है। उसके मन को शांत करने के लिए अब बाबूराव कहता है, भैया जी आप चिंता मत कीजिए, माँ साहब ने आपकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ विशेष अवश्य ही सोचा होगा। वो आपका कितना ख्याल रखती हैं ये इसी बात से स्पष्ट है कि हमें उनके पास से आपके पास खास आपकी सुरक्षा के बंदोबस्त करने के लिए भेजा है। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक पल रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ ये सच है कि ये घटना हम सभी के मन में डर पैदा कर रही है, लेकिन इस तरह डरने से हमारी बुद्धि हमारा साथ छोड़ देगी और आप जैसे राजनेताओं के लिए उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनकी बुद्धि ही होती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। इस बात पर योगराज के कदम एक बार फिर से रुक जाते हैं और वो बाबूराव की ओर घूमकर कहता है, क्या तुम खुद को लच्छू से ज्यादा ताकतवर समझते हो? उसका ये सवाल सुनते ही बाबूराव फीका पड़ जाता है। उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर योगराज कहता है, क्या हुआ? शरीर का खून जम गया? अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बाबूराव कहता है, इसका जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं भैया जी, उसकी बराबरी हम में से कोई नहीं कर सकता। केवल आप ही हैं जो उसके बराबर में खड़े हो सकते हैं या फिर उसके आगे भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप माँ साहिब के बेटे हैं। अब योगराज कहता है, अगर वो माँ साहब के लिए लच्छू से विशेष अथवा प्रिय हूँ तो तुम मुझे बताओ, वो कभी भी जाकर माँ साहब से कैसे मिल लेती है, जबकि ये आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं है। मैं उनसे सिर्फ तब मिल सकता हूँ जब वो चाहती हैं। अगर उन्हें मेरी चिंता अधिक है तो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? खुद मुझे वहाँ क्यों नहीं बुला लिया जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होता? रोहित मारवा तो क्या किसी पक्षी का पर भी वहाँ नहीं पहुँचता? इतना कहने के बाद योगराज फिर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर परेड शुरू कर देता है। बाबूराव आज पहली बार योगराज की आवाज में ऐसा विद्रोह का स्वर सुन रहा था। इस तरह के स्वर से बाबूराव के अंदर भी डर पैदा हो रहा था। ये डर रोहित मारवा के लिए नहीं बल्कि माँ साहेब के लिए था। अगर गलती से भी ये बात उनके कानों में पहुंच जाती तो योगराज से पहले बाबूराव का सर धड़ से अलग हो जाता। लेकिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बाबूराव समझ जाता है कि इस वक्त योगराज डर की वजह से अपने मनोभाव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसके विचार बेकाबू होते जा रहे हैं। योगराज के सवाल का जवाब देते हुए बाबूराव कहता है, भैया जी आप भी अपनी तुलना किससे करने लगे? कहाँ लच्छू कहाँ आप? चाहे जो भी हो, खून खून ही होता है। जो नाम शानो शौकत आपको प्राप्त है वो भला लच्छू को कैसे प्राप्त हो सकती है? समाज में आपको ऊंचा दर्जा प्राप्त है, लच्छू तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अब योगराज बिना रुके ही लंबी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ देता है। बाबूराव की ये बात उस पर गहरा असर करती है।
फिर बाबूराव को जवाब देते हुए कहता है, बाबूराव, हर बात कहकर नहीं समझाई जा सकती और तुम सही ही कहते हो, खून खून होता है। मैं बिना वजह ही सीमाओं से बाहर जाकर सोचने लगा। अब योगराज के कदम रुक जाते हैं। वो काफी शांत हो जाता है और जाकर सामने रखी हुई गद्देदार कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके हैंडरेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, बताओ बाबूराव, तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हारे इस योगराज भैया को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? ये पहली बार था जब बाबूराव को योगराज की आवाज में किसी अलग ही तरह का स्वर नजर आ रहा था, लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देता है और योगराज को अपनी योजना बताते हुए सलाह देना शुरू कर देता है। फिर अंत में कहता है, आप मेरी बात मानिए। जब तक ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक हम आपकी जगह आपके किसी भी बहरूपिये को अस्पताल में भर्ती रखेंगे। इस दौरान आप अंडरग्राउंड रहेंगे। हमारे सिपाही वहां आपके बहरूपिये को सुरक्षा देंगे और जहां आपको ताकि भेद खुल ना सके।